पॉसिबल थ्रू नए जो इन्वेंशंस होते गए, जो व्हील बनाया गया है, व्हील की वजह से क्या आ गया, तो इंसान की लाइफ को स्पीड आ गया, एक जगह से वो दूसरी जगह पे इजीली जाने लगा। उसी तरह से व्हील के ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाए गए, ये सारी क्या थी, उस टाइम की वो टेक्नोलॉजी थी। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई थी। पहले जो हैंडमेड पॉटरी बनाई जाती थी, धीरे धीरे यही पॉटरी व्हील के ऊपर बनाई जाने लगी। बाद में उसी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर अल्फाबेट्स भी हमें देखने के लिए मिले। इट मीन्स बारबेरियन इरा से लेकर अल्फाबेटिकल इरा तक का ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, जहाँ तक ह्यूमन बीइंग राइटिंग इन दिस सिविलाइजेशन इरा, ये क्या था, तो एक एक ह्यूमन बीइंग की इन्वेंशन ही, अलग अलग तरह के इन्वेंशन ही थे। यहाँ पे हमें देखना है कि प्री हिस्टोरिक टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखते हैं तो देर इज स्टोन टूल्स, जैसे ड्यूरिंग द पैथोलिथिक मीन्स पैलियोलिथिक एज, all humans had the lifestyle which involved limited use of tools and new permanent settlements। धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग सेटल होने लगा, उसी तरह से अपने खुद के सिक्योरिटी के लिए उसने क्या बनाया, तो वेपन्स बनाए, ताकि वो जो हिंस्र शॉपत है उनसे वो क्या करे, तो खुद को सेव कर सके और खुद को सेव कर सके, खुद को सिक्योर कर सके। इसके लिए ये नए नए जो पत्थर से बनाए हुए वेपन्स बनाते गए। आगे जाकर क्या हुआ था, ब्रॉन्ज का इन्वेंशन हुआ, तो ब्रॉन्ज का और ड्रैगर ब्लेड, ये सारी चीजें, पहले जो चीजें पत्थर से बनाई बनाई जाती थी वो धीरे धीरे मेटल की बनाई जाने लगी, फिर वो ब्रॉन्ज की बनाई जाने लगी, फिर वो कॉपर एज में कॉपर की बनाई जाने लगी। एज वेल एज अगर हम लोग देखते हैं तो धीरे धीरे यही जो वेपन्स थे, ये वेपन्स किसके बनाए जाने लगे, तो आयन से बनाए जाने लगे। आयन एज में ये आयन से बनाए जाने लगे। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि एंशियंट टेक्नोलॉजीज में और सिविलाइजेशन की वजह से, और धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन हो रहा था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इंडस वैली अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे वेपन्स देखने के लिए मिलते हैं, एज वेल एज अलग अलग तरह के वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। देन अगर हम लोग देखते हैं कि चाइनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमेरिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट। So major technological contributions from China includes early seismological detectors as well as matches, as well as paper, then cast iron and iron flow, जो फार्म बनता है खेती के लिए यूज किया जाता है, ये फ्लॉ भी हमें वहाँ पे क्या देखने के लिए, चाइना के इन्वेंशन में देखने के लिए मिलता है। इसी तरह से मल्टी ट्यूब ड्रिल्स एज वेल एज सस्पेंशन ड्रिल्स एज वेल एज पैराशूट, नेचुरल गैस फ्यूल, ये सारी चीज़ों का इन्वेंशन चाइना ने किया था। देन अगर हम लोग देखते हैं तो कंपार्टमेंटल वाटर व्हील की धीरे धीरे हमें नई नई टेक्नोलॉजी देखते क्या देखने के लिए मिला, तो एंशंट एग्रीकल्चर एज in any period prior to modern age to primary modern mode of production and subsistence, so its irrigation methods were the considerably advanced by the invention। आजकल जो खेती में फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है वाटर व्हील, जिसके ऊपर और जिसकी वजह से क्या किया जाता है, तो खेत इरिगेशन किया जाता है, एज वेल एज उसी व्हील से हमें ये देखें कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हुई है, तो ये व्हील और ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। मिडाइवल एजेस आते आते मिडाइवल कंट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी इंक्लूड मैकेनिकल क्लॉक्स वगैरह बनाए जाने लगे, स्पेक्टेकल्स बनाए लगे, वर्टिकल वाइंड मिल्स बनाई जाने लगी। सिग्निफिकेंट एडवांसेस वेर मेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी विद द डेवलपमेंट ऑफ फ्लैट आर्मर वहाँ पे देखने के लिए मिला, कि जहाँ पे नए नए जो स्टील क्रॉस एंड कैनन एज वेल एज परहैप्स द बेस नोन एंड द मिडल एजेस ऑफ देयर आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो है, वो भी हमें टेक्नोलॉजी की वजह से ही डेवलप होता हुआ देखने के लिए मिलता है। द नेक्स्ट वन इज द रेनिसंस एंड टेक्नोलॉजीज। रेनिसंस एंड टेक्नोलॉजीज, so the era is marked by such profound technical advancement like linear and perspectivity, double shell domes, and Renaissance artist engineers such as Leonardo da Vinci gave a deep insight into the mechanical technology and they none the applied. So architecture and engineers were inspired by the structure of ancient Rome, and military technology developed rapidly with the widespread use of crossbow and even more powerful artillery। इसी के तहत क्या देखने के लिए मिला, जो अलग अलग बाण वगैरह जो बनाए गए, इसमें भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट देखने के लिए मिलती है।
फिर नेक्स्ट हमें देखना है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब होती गई 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी के बाद में, तो यहाँ पे भी ये जो इन्वेंशन होते गए, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट देखने के लिए मिलती है। देन 19 एंड 20th सेंचुरी में अगर हम लोग आज देखते हैं, तो आज हम ईच एंड, जैसे हम लोग आज हमारे आमने सामने बात कर रहे हैं, एंड अगर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी डिसीज़ हो, हमें नेक्स्ट देखना ही है सब, कोई भी डिसीज़ है तो टेक्नोलॉजी हमें क्या करती है, तो उससे बचाने का काम करती है हमारे, जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग जो लाइफ है, वो लाइफ की स्ट्रेंथ बढ़ गई है ह्यूमन बीइंग की। एज वेल एज अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बीइंग इज चांद्रयान 3 तक की मिशन हम लोगों ने देखा, और ऑल्सो मार्स मिशन भी क्या हो गया है, तो चालू है। तो ये सारे जो इन्वेंशन है, ये सारे टेक्नोलॉजी की वजह से हुए, और ये एक नाइट का चेंज नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग ने, अब ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो नए नए चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें नेक्स्ट यहाँ पे देखने की अलग अलग जो नई नई टेक्नोलॉजीज है, इसके बारे में स्पेशली द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दी दिस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या अलग अलग टेक्नोलॉजी है, इनका यूज़ क्या है, उनका उनके बेनिफिट्स क्या है, और टेक्नोलॉजी को मिसयूज कैसे किया जाता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि यूनिट 3 का पार्ट भी जो है, यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड देयर बेसिक फीचर्स एंड एप्लीकेशन जो है हमें इसमें देखने, जिसमें फर्स्ट हमें जो देखना है वो है लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखते हैं, द टर्म लेजर इज एन एक्रोनिम ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, light amplification by stimulated emission of radiation, and it is a device that amplifies light। लेजर जिसे हम लोग कहा कहते हैं, तो लेजर का एक्रोनिम क्या है, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, बाय एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर इमिशन ऑफ, आर फॉर रेडिएशन। सो इट इज डिवाइस दैट एम्प्लीफाइज लाइट, ये ऐसा डिवाइस है कि जो लाइट देता है। एंड लेजर प्रोड्यूसेस अ थीन इंटेंस बीम, एक थीन इंटेंस बीम से ये लेजर, ये जो लाइट है वो लाइट निकलती है, एंड दैट कैन बर्न अ होल and demand or carry to signals of many different television pictures at same time। इस बीम से क्या निकलते हैं, तो बहुत सारे रेज निकलते हैं, इट मीन्स लाइट निकलती है, और जो क्या कर सकती है, तो किसी होल को बर्न कर सकती है, बर्न होल इन डिमांड और कैरी टू सिग्नल्स, और जिससे क्या हो सकता है, तो सिग्नल्स को कैरी किया जा सकता है। सो द लाइट फ्रॉम अ लेजर डिफर्स फ्रॉम द लाइट प्रोड्यूस बाय अदर सोर्सेज। जैसे कि हम लोग नॉर्मल हमारी लाइट देखते हैं, हमारे घर में जो लाइट्स है, इससे ये जो लाइट है, लेजर की जो लाइट है, वो कैसे डिफरेंट है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं, हमारे घर का बल्ब अगर हम लोग जलाते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है, पूरे घर में उजाला आता है। एम आई राइट? एम आई राइट? जब हम बल्ब लगाते हैं, तो हमारी पूरी रूम क्या होती है, लाइटनिंग होती है ना। बट बीम से जब जब रेज निकलते हैं, आपने बीम देखा, बीम इन द सेंस कि आपने लेजर देखा है ना, बच्चे खेलते हैं जो लेजर। हेलो? हाँ, हाँ, एज वेल एज जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं, अगर इंडिपेंडेंस हो या इज देयर एनी फेस्टिवल, दैट टाइम लेजर शोज आर देयर। ये लेजर शोज क्या करते हैं, देखो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो अपना काम करते हैं, एंड ड्यू टू दैट देयर इज अ न्यू न्यू कलर्स आर देयर, न्यू न्यू पिक्चर्स आर क्रिएट देयर बाय द टेक्नोलॉजिस्ट और बाय दैट मेकर्स। वो क्या करते हैं, इस तरह से अलग अलग नई नई प्रतिकृतियां बनाते हैं, अलग अलग कलर्स बनाते हैं, कि जिसकी वजह से वो नज़ारा देखने लायक बन जाता है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, तो लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से। लेजर लाइट्स की वजह से, लेजर लाइट का क्या होता है, एक स्पेसिफिक वी में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये जो लाइट है, ये लाइट चलती है, जिसकी वजह से जैसे हम जब बल्ब लगाते हैं, तो हमारी पूरी रूम लाइटफुल हो जाती है और लाइटनिंग हो जाती है। आर नॉर्दर्न लाइट्स, if you have any query that time, ask to me, don't message it, because message पढ़ने में टाइम जाता है, you directly ask to me, okay? Is there anyone? हाँ, हाँ, तनिष्का, ask directly, because here is two-way communication, that time you can ask, okay? बोलो।
बाद में डिस्कस करते हैं अगर कोई इश्यू है तो। चल, सो ये लेजर लाइट क्या करता है, द लेजर लाइट ट्रेवल्स इन नैरो बीम एंड द साइड्स ऑफ द बीम स्टे ऑलमोस्ट पैरेलल। इसकी इसकी जो साइड कैसी रहती है, पैरेलल रहती है। एंड लेजर लाइट आल्सो डिफर्स फ्रॉम अदर्स इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन। इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती है, अ लाइट वेयर पर सेकेंड। एंड लेजर लाइट कंसिस्ट ऑफ वन और एट द मोस्ट फ्यू फ्रीक्वेंसीज, where the light that comes from other sources consist of many frequencies। हमारा जो बल्ब या हमारे जब जब ट्यूब जलाते हैं, एलईडी जब जलाते हैं, तो इसकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज रहती है, वो जो अलग अलग दिशा में लाइट प्रदान करने का काम करती है। बट अगर हम लोग देखते हैं कि जब हम ये देखते हैं, स्पेशली लेजर देखेंगे, तो वो अलग साइड में नहीं जाता, एक पैरेलल वे में वो चलता है। तो इस तरह से क्या ये लेजर टेक्नोलॉजी है। एंड ये लेजर टेक्नोलॉजी की जो साइंटिस्ट कंसीव्ड आइडिया फॉर द लेजर टेक्नोलॉजी 1950s डिकेड, 1950s की डिकेड में ये जो लेजर टेक्नोलॉजी इसका इन्वेंशन हुआ। एंड ये डेवलपिंग डिवाइस इन द अर्ली 1960s। और इससे बनने वाले नए नए जो डिवाइसेस है, ये बनना कब स्टार्ट हुआ, तो 1960s की डिकेड में। एंड लेदर एप्लीकेशन इंक्रीज स्टेडली ड्यूरिंग 1970s and in 1980s। So the first application of laser that will visible in the daily life is general population was the supermarket barcode। सुपरमार्केट आप जाते हो, तब आपको, जब आप कोई ग्रोसरी लेते हो, जैसे कि आप डीमार्ट में जाते हो या किसी भी बड़े बड़े मॉल में जाते हो, दैट टाइम द स्कैनर, वहाँ पे क्या रहता है, स्कैनर रहता है। एंड द प्राइस बारकोड इज स्कैन देयर। मीन्स जो भी है, वो क्या करते हैं कि जो जो बारकोड है वो स्कैन किया जाता है, और अपने आप वहाँ पे जो भी डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले के ऊपर उसकी प्राइस आती है एंड क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बारकोड स्कैनर है जो ना 1980 की डिकेड का सबसे पहला इन्वेंशन जो है, वो यहाँ पे इन्वेंट किया गया था बाय द टेक्नोलॉजीज। सो ये जो लेजर टेक्नोलॉजी है, इसके नए नए एप्लीकेशन कौन कौन से, तो फर्स्ट वन है मेडिकल यूजेस ऑफ लेजर। medical uses of laser। And in the early days of laser, it came as surprise that these tools of light could be used in the science of medicine। ये जो लेजर टेक्नोलॉजी है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है, वो साइंस की दुनिया में मेडिसिन सेक्टर में देखने के लिए मिलता है। सो सिंस नो वन envisioned that they might be able to heal or otherwise improve people's physical well-being। इस टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की जो फिजिकल वेलबींग है ना, ये सुधारने में हेल्प हो गई है। सो बट डॉक्टर्स, मेडिकल रिसर्चर्स क्विकली began to see the possibilities and number of uses for the medical lasers multiplied over the years। मीन्स ऐसे बहुत सारे जो यूजेस है मेडिसिनल दुनिया में, ये इसकी वजह से किए जाते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो यूज अगर हम लोग देखते हैं मेडिसिनल दुनिया में, वो है लेजर इन सर्जिकल ऑपरेशंस। वेट अ मिनट ना। एम आई ऑडिबल? ओके। हम्म।
हम्म। यस, सैटरडे को हुआ ना, सैटरडे को हुआ। हाँ। ओके, सैटरडे सैटरडे नहीं थे आप? हेलो। ओके ओके। यस। हम्म। तो आपको लिंक लिंक पे डाली जाएगी, आप यू कैन हियर अगेन एंड अगेन। ओके। रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक जो है वो आपको ग्रुप में डाली जाएगी। ओके। चलो। सो लेजर इन सर्जिकल ऑपरेशंस, मेडिसिनल यूज में हमें क्या करेंगे? हेलो। कौन सा बेटा? मॉड्यूल सेकंड का इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ना? नहीं नहीं, वो मैंने उसी दिन एक्सप्लेन किया था बेटा, क्योंकि एक लेक्चर के लिए एक ही लेक्चर मैंने कंजर्वेशन एथिक्स पढ़ाए थे, एज वेल एज इकोलॉजिकल एक्सटेंशन था। हाँ। एंड अनदर 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 थिंग इज, मैंने उसके ऊपर आपको ये भी पोर्टर पे प्रिंसिपल पढ़ाया था, फेयर शेयर ऑफ कार्बन पढ़ाया था। हाँ। हाँ। तो ये सारी चीजें हमारी हो चुकी थी। हाँ। एंड एक्चुअली देर इज जस्ट वन मीन्स वन लेक्चर इज देयर, तो पूरा का पूरा जैसे आप जिस तरह से बोल रहे हो ना, इट्स नॉट पॉसिबल। एम आई राइट? जस्ट 5 लेक्चर्स मीन जस्ट 4 लेक्चर आर देयर, और टोटल सिलेबस जिसके लिए 45 लेक्चर्स की जरूरत पड़ती है। एम आई राइट? हाँ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सिलेबस एंड ये, क्योंकि 5 लेक्चर में कितना भी कितना भी चिल्लाओ, कितना भी स्पीड से बोलूं, इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर इट। फिर भी मैं विदाउट मीन्स नॉन स्टॉप में बोलती रहती हूँ, और ये आपकी नीड फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ। आपका जो ये था ना, मेरे ख्याल से सेकेंड इसमें सेकेंड मॉड्यूल में फेयर शेयर ऑफ कार्बन हुआ था, पॉलिटेड पे प्रिंसिपल हुआ था, यू देन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी मैंने क्लैरिफाई किया था, एज वेल एज ह्यूमन राइट प्रिंसिपल मैंने क्लियर किया था, एज वेल एज जो आपने बताया था बाद में कि कंजर्वेशन इथिक्स, किसी ने बताया ना कंजर्वेशन इथिक्स नहीं बताया मैडम आपने, तो वो कंजर्वेशन इथिक्स मैंने बोला, लिबर्टियन के बारे में मैंने डिस्कस किया, कंजर्वेशन इथिक्स एंड एज वेल एज द इकोलॉजिकल एक्सटेंशन भी मैंने डिस्कस किया था। अगर आप वीडियो देख सकोगे ना, तो मैंने ये 2-2 मिनट में एटलीस्ट में 5-5 मिनट्स में एटलीस्ट वो क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। हाँ, हमारे पास टाइम ही बेटा इतना कम है ना, कि उसमें आप जिस तरह से बोल रहे हो इट्स नॉट पॉसिबल। जस्ट 5 लेक्चर्स, इमेजिन दैट, जहाँ पे जितना 45 लेक्चर्स का सिलेबस है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना। अगर आप वैसे भी कैरी है, आपको नहीं कुछ समझ रहा है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके। नहीं बेटा, नहीं, आज आप क्या करो, यूनिवर्सिटी में कॉल करके पूछिए ना जरा। सो बेटा मैं उसके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती।
आपको वहीं पे सॉल्यूशन मिलेगा। हम्म, हम्म, ओके चलो। सो अपने पास टाइम कम है, उसमें से भी पहले से ही लेट हुआ है। बाद में अगर ये रहता है आपको कुछ भी क्वेरी है ना, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ, हमें टाइम अगर मिलता है तो। चलो, लेजर इन सर्जिकल ऑपरेशंस, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि सर्जिकल ऑपरेशंस और देखो बड़े बड़े जैसे कि एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी जब हम करते हैं, या कोई भी हार्ट पेशेंट है या कोई जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि सर्जिकल ऑपरेशन जो बड़े बड़े किए जाते हैं वो लेजर के जरिए किए जाते हैं, नो दैट। ये सर्जरी बड़े बड़े क्योंकि क्या होता है देखो, जब लेजर ऑपरेशंस पता है ना आपको। हेलो। हाँ, लेजर ऑपरेशंस पता है ना आपको। यस, राइट राइट। हाँ, ओके। Laser technology bring a new invention और न्यू era इन साइंटिफिक सेक्टर, जैसे साइंटिफिक मेडिकल सेक्टर। जैसे अगर हम लोग देखते हैं ना कि बड़े से बड़े जो ऑपरेशन है ना कि लेजर के जरिए इजीली किए जाते हैं। बिकॉज जैसे देखो कि जो बड़े बड़े ऑपरेशन है ना सीजर के जरिए किए जाते हैं ना, कट करके। और जब यही ऑपरेशंस लेजर के जरिए किए जाते हैं ना, तो जब जब खाली 2 या 3 छोटे-छोटे होल किए जाते हैं, और जिसके ज़रिए हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो ये बड़े-बड़े ऑपरेशंस ना ईज़िली और कम से कम समय में और पेशेंट को बिना तकलीफ, ज़्यादा तकलीफ हुए क्या किए जाते हैं, तो ईज़िली किए जाते हैं। So the light beam is consistent with means that it gives off the same amount of energy। वो क्या आता है, same amount of energy मीन्स उसमें निकलने वाले जितने भी रेज है ना, उनकी एनर्जी कैसी रहती है, सेम रहती है। सो एज लॉन्ग एज द बीम इज मूविंग अलॉन्ग द कट इट मेक्स डज नॉट वेरी इन डेप्थ। क्या किया जाता है कि जो वो डायरेक्टली डेप्थ में कट करते हैं। एंड सेकेंडली द हॉट बीम सील्स ऑफ, जिस तरह से कटिंग के लिए इसे यूज किया जाता है एज वेल एज सील करने के लिए भी ये लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सो द ओपन ब्लड वेसल एज इट मूव्स अलोंग। एंड थर्डली द सेल्स इन ह्यूमन टिश्यू डू नॉट कंडक्ट हीट वेरी वेल। ह्यूमन टिश्यू में क्या क्या नहीं होता है, तो जो हीट है वो क्या नहीं होती, तो कंडक्ट नहीं होती है। सो द स्किन और एनी अदर टिश्यू नियर द लेजर इंसिशन डज नॉट गेट वेरी हॉट। अगर जिस पार्ट में ऑपरेशन किया जा रहा है ना, उसी के ऊपर उसका बेनिफिट मिलता है। आसपास का जो एरिया है वो डैमेज नहीं होता है लेजर की ऑपरेशन की वजह से। सो बड़े बड़े जो ऑपरेशन है ना लेजर, जैसे कि पेट में अगर कोई सिस्ट है या तो ये सिस्ट को क्या करके तो ड्रिल करके निकालने का काम लेजर टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े ऑपरेशंस के जरिए किया जाता है। देन अनदर वन इज द क्लीनिंग आर्टरीज विद लेजर लाइट के साथ साथ क्या है कि आर्टरीज को क्लीन किया जाता है। देखो, आर्टरीज का इशू किस वजह से होता है, हार्ट अटैक आता है ना आर्टरीज में अगर ये आता है तो प्लेग में अगर प्लेग इन द सेंस कि हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती है, ब्लड वेसल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल या ये कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है, तो बढ़ने की वजह से क्या होता है, पर्सन को हार्ट अटैक आता है। बिकॉज और ब्लड इज नॉट मूव, और हम लोग क्या कह सकते हैं इसको कि उनका जो ब्लड जो हमारे शरीर में मूवमेंट करता है वो कर नहीं पाता है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। एक्चुअली हमारे ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, तो हार्ट तक ब्लड को लेकर जाते हैं, और हार्ट क्या करता है उसे प्यूरिफाई करके रिटर्न हमारे शरीर में छोड़ देता है, तो ये फंक्शनिंग चलता रहता है। ऐसे कंडीशन में अगर हमारी जो ये रहती है ब्लड वेसल्स अगर पैक हो जाती है, तो ऐसे जैसे आर्टरीज कहते हैं हम, तो ये आर्टरीज अगर पैक हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में ब्लड की मूवमेंट नहीं होती है, और पेशेंट की क्या होती है, हार्ट से डेथ होती है। So the increasing use to clean plaque from human arteries, plaque is through fatty substances that can build up the side walls of the blood vessels, does not flow normally। अगर इसकी वजह से फ्लोइंग नीड अच्छी तरह से नहीं होता है, एंड द रिजल्ट कैन बी हार्ट अटैक और स्ट्रोक। So both which serious, sometimes fatal. This method avoids the open heart surgery. It is also expensive and requires week for recovery। देखो, एंजियोप्लास्टी की वजह से जैसे हार्ट के पैसेंजर जो
हार्ट के जो पेशेंट्स थे ना, ये जिसे हम लोग कार्डियक अटैक कहते हैं, हार्ट के अटैक को कार्डियक अटैक कहते हैं। तो एंजियोप्लास्टी की वजह से क्या है, एक सिंपल सा पेशेंट को क्या दिया जाता है, या तो पैर के ऊपर से और या तो हाथ से कभी कभी एक इंजेक्शन की तरह ये अंदर छोड़ा जाता है। और वो क्या होता है एंजियोप्लास्टी में, कि जो ब्लड में जो बने हुए ब्लॉक है उनको मेल्ट करने का काम किया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ये ब्लड सर्कुलेशन एज इट इज करने की कोशिश की जाती है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, ऑपरेशन जैसा भी फील नहीं होता है और पेशेंट अच्छा भी होता है। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मीन इश्यूज इन द सेंस लेजर की वजह से ये सब इजीली पॉसिबल हो गया कि बिना जख्म के पेशेंट को अच्छा किया जा सकता है और रिकवर किया जा सकता है। अनदर वन इज द लेजर हील्स एंड रिशेप द आई। लेजर की वजह से क्या किया जाता है, जो भी अगर ये आईज के इशू है, जैसे कि कैटरैक्ट होता है और एनी अदर इशू होता है कि जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है, या ऐसे आंखों का कोई इशू स्टार्ट होता है, तो जिसे अच्छा करने के लिए ये लेजर टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाती है। तो सम ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल ब्रेकथ्रूज फॉर मेडिकल लेजर हैव बीन इन द एरिया ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ the eye or diseases of the eyes. So the study of structure and diseases of the eyes. One reason that laser beams are so useful in treating the eye is that the cornea, आंखों का जो पर्दा रहता है उसको ट्रीट करने के लिए ये किया जाता है। सो द कोटिंग दैट कवर्स एन eyeball admit light into the interior of the eye and is transparent. So the laser is very useful in removing extravenous blood vessels. अगर आंखों के ऊपर अगर extravenous कोई blood vessel आती है तो उसको रिमूव करने के लिए ये लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अनदर वन इज द लेजर ऑफ आई सर्जरी। आंखों के ऑपरेशंस के लिए भी क्या किया जाता है, लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। देखो पहले क्या होता था, जब आंखों के ऑपरेशंस किए जाते हैं ना तो ताके लगते थे, और ताके का जो पेशेंट है उसको रिकवर करने के लिए एक एक दो दो महीने लगते थे। बट आजकल ड्यू टू द लेजर टेक्नोलॉजी इट इज वेरी इजी। मीन्स लेजर वर्क लाइक स्विंग मशीन टू रिपेयर डिटैच रेटिना। अगर आप कभी आंखों के हॉस्पिटल में गए हो तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन होने के बाद आधे घंटे में ही पेशेंट अपने घर पे जा सकता है। इतना रिकवर करता है और इतने कम से कम समय में बिना जख्म दिए लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से आंखों के बड़े बड़े ऑपरेशंस जो है वो इजीली किए जाते हैं और पेशेंट को दृष्टि देने का काम डॉक्टर्स करते हैं। एंड इट्स ऑल पॉसिबल ड्यू टू दी लेजर टेक्नोलॉजी। Another one is the cosmetic uses of laser. So medical laser are also widely used for various types of cosmetic surgery. So including the removal of some kinds of birthmarks. अगर देखो कभी कभी कुछ लोगों के और बच्चों के फेसेस के ऊपर बर्थमार्क्स रहते हैं। सो पोर्ट वाइन स्ट्रेन्स एंड रेडिश पर्पल स्किन ब्लचेस वगैरह हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो दैट अपियर ऑन अबाउट 3 out of every 1000 चिल्ड्रन। मीन्स 1000 बच्चों में ऐसे 3 बच्चों के ऊपर इस तरह के बर्थमार्क फेसेस के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे बर्थमार्क्स को अगर रिमूव करना है तो ऐसे कंडीशन में लेजर टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाती है। तो स्टिल अनदर एग्जांपल ऑफ लेजर असिस्टेंट कॉस्मेटिक प्रोसीजर इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड हेयर। देखो स्पेशली अगर फिल्म स्टार्स अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसे ऑपरेशंस वो करते हैं, not due to the just birthmarks, but they want to remain evergreen or ever shine, and for that they are doing operations like that। जैसे आप लोगों ने श्रीदेवी देखी होगी, हेमा मालिनी देखी होगी, तो कि खुद को ज़्यादा यंगर बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो खुद को इस तरह के ऑपरेशंस करके वो अपने फेसेस जो हैं वो अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव इन ग्लैमर। खुद को अगर ग्लैमरस दुनिया में खुद को जिंदा रखना है या अगर अच्छा रखना है तो वो ये इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं जहाँ पे लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द लेजर असिस्टेड डेंटिस्ट्री। लेजर असिस्टेड डेंटिस्ट्री इट मीन डेंटिस्ट्री इज अनदर ब्रांच ऑफ मेडिसिन that has benefited tremendously from laser technology, and many dentists now use laser instead of drill for most cavities। देखो लेजर आर्टिस्ट्री डेंटिस्ट्री में क्या क्या अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास गए, देयर इज एनी इशू ऑफ योर टीथ, दैट टाइम मीन बहुत सारे लोगों में तो ये देखने के लिए मिलता है, इट्स अ कॉमन। सो लोग वो डॉक्टर्स क्या करते हैं पहले कि जो कैविटी को मारने के लिए लेजर का यूज करते हैं।
Then dentistry is another branch of medicine that is benefited tremendously from laser technology, and many dentists now use laser instead of drill for most cavities. मोस्ट कैविटीज को ड्रिल की जगह पे वो क्या करते हैं, तो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके जो कैविटी है वो कैविटी को दूर करने का काम करते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हमें टेक्नोलॉजी मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट शेयर जो है ना मेडिसिनल दुनिया में लेजर टेक्नोलॉजी का हमें देखने के लिए मिलता है। देन नेक्स्ट हमें जो देखना है वो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये लेजर टेक्नोलॉजी यहाँ पे फिनिश है। नेक्स्ट है कि GIS सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। So GIS tool that allow geographers and analysts to visualize data in several different ways. मुझे पहले ये आपसे पूछना है, आपके बुक में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी दी गई है? हेलन, am I audible? And next बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद सैटेलाइट, देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, देन बायो, नैनो एंड हाँ हाँ, जीपीएस सिस्टम है या नहीं? जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके ओके। चलो, इसमें जीआईएस एंड जीपीएस सिस्टम आप में नहीं है, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं तो शॉर्ट में देखते हैं। जीआईएस सिस्टम, इट मीन जीआईएस टूल दैट अलाउ जियोग्राफर्स एंड एनालिसिस टू विजुलाइज डाटा इन सेवरल डिफरेंट वेज टू ऑर्डर द सी पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन अ गिवन एरिया दैट सब्जेक्ट दिस पैटर्न्स। नहीं समझ में आया मुझे, ओके। तनिष्का आया समझ में? दिस पैटर्न जनरली अपीयर ऑन मैप्स बट they can, am I audible? Okay. So, see patterns and relationship in given area subject, and these patterns generally appear on maps, but they can also be found on globe. It means GIS system, जिसे geographic information system कहा जाता है, and GIS has many application in various fields today, and some of which includes traditional geographic related to fields like urban planning. देखो, अर्बन प्लानिंग करना है, एक जगह पे बैठकर आपको प्लानिंग अगर करना है तो आप GIS सिस्टम का यूज करते हो। Then environmental impact assessment reports and natural resource management, and as well as in addition GIS is now finding its place in business and related fields. So business में क्या है, अगर कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना है और वहाँ पे अगर कोई जगह ढूंढनी है बिजनेस के लिए, अच्छी जगह कौन सी है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो GIS सिस्टम का यूज कर सकते हो। Then user of GIS is like to increase in future because it allows people to efficiently answer questions and solve problems by looking at easily understand and share data in this form of tables, charts, and most important maps. नेक्स्ट है कि रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसर आपको पता है, रिमोट सेंसिंग इज एनी टेक्निक फॉर मेजरिंग, ऑब्जर्विंग और मॉनिटरिंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकली टचिंग द ऑब्जेक्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां पे जाकर टच ना करते हुए दूर से ही उसको मैपिंग करना, मॉनिटरिंग करना, ऑब्जर्विंग करना, मेजरिंग करना, इसके लिए रिमोट सेंसेस यूज किए जाते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग देखते हैं टेलीस्कोप से, टेलीस्कोप पता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर ऊपर से आकाश में अगर किसी चीज को ऑब्जर्व करना है या मून को करना है या तो कोई इक्लिप्स को हमें ऑब्जर्व करना है, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग टच करते हैं क्या उसको? नहीं करते। तो यहाँ पे इस तरह के टेलीस्कोप, कैमरास, इवन आई साइट आर टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग विच आर
which you are probably familiar, किनसे आप familiar हो. And there are two clauses of remote sensor, जिसमें first one है passive remote sensor and second one is active remote sensor. So passive remote sensor do not include the energy source on which the measurement is based, and the eye and optical telescopes are passive remote sensor. eye and optical is passive remote sensor and depend on external light source. ये कैसे रहते हैं? देखो पैसिव इन्हें क्यों कहा गया है? जब तक बाहर की लाइट है तब तक ये हम देख सकते हैं, अगर बाहर की लाइट नहीं है तो हम लोग देख नहीं सकते, इसलिए आंखों को पैसिव रिमोट सेंसर कहा गया है. एज वेल एज एक्टिव रिमोट सेंसर की यहाँ पे क्या देखने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंक्लूड द एनर्जी सोर्स ऑन विच द मेजरमेंट इज बेस्ड. रडार is a widely known for active remote sensing, and since the speed of radio waves and time delay between emission and return are none. रडार में क्या रहता है, वो दिन हो या रात हो अपना काम करता रहता है, इसलिए इसे एक्टिव रिमोट सेंसर कहा गया है. देन हमें जो नेक्स्ट देखना है वो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. क्या है? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. सो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जब हम देखते हैं कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सो ingrained with our modern, just imagine that there is no satellite. अगर सैटेलाइट ही नहीं है क्या होगा? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं है क्या होगा? हाँ हाँ हाँ. देखो आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते, आप इंटरनेट पे बात नहीं कर सकते, आप घर से आप बहुत सारी चीजें, जैसे आप वाईफाई नहीं यूज कर सकते, जैसे कि ट्रेन में सिग्नल मिलते हैं वो नहीं देख सकते, जैसे आप टीवी नहीं देख सकते, ये सारी चीजें, और एंड ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल बाय दैट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. So whenever you see an ATM machine or make a call from your mobile phone, अगर आपको कॉल करना है, कॉल कर सकते हो, अगर सैटेलाइट नहीं है तो मीन्स तो हमारा जो पूरा लाइफ है ना, ये पूरा लाइफ सैटेलाइट से अटैच. सो सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज बीन प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट बाय ह्यूमन एंड्यूअर, एंड सब प्रोग्रेस आर समटाइम्स आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. इसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है. ओके. सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि सैटेलाइट जो रहते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट रहते हैं एज वेल एज नेचुरल सैटेलाइट रहते हैं. सो द वर्ल्ड इज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज स्पुतनिक 1 and was launched by the Soviet Union. Soviet Union in 1957. Soviet Union किसे कहा जाता है? रशिया को. So since the thousands of satellites have been launched into orbit around the Earth, and some satellites, notably space stations, have been launched in parts and assembled in the orbit. Orbit में क्या किया जाता है? इसे assemble किया जाता है. So artificial satellites originate from more than 50 countries and have used to satellite launching capabilities. 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज ऐसे हैं कि जिन्होंने इस तरह के आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए हैं. So new 100 satellites are presently operational, and there are thousands of used used satellites and satellite fragments orbit Earth as space debris. बहुत सारे जो आकाश में बिठाए गए ना, वो कुछ अपने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, बट कुछ लोग कुछ जो सैटेलाइट्स है वो क्या है, बंद हो गए, इसलिए इसे डेब्रिस का वर्ड बताया है. सो वो एज अ डेब्रिस पड़े हुए हैं. सो सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पजेस. Common types include military and civilian Earth observation satellites and communication satellites, navigation satellites, weather satellites and research satellites. अलग अलग देखो किस तरह के कम्युनिकेशन के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ये किसकी वजह से हो रहा है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से हो रहा है. देन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहते हैं, जैसे कि नासा के कुछ सैटेलाइट जो घूमते रहते हैं टोटल अर्थ के इर्द गिर्द, हमारे भारत के ऊपर भी वो क्या करते हैं, मूवमेंट के ऊपर वो बुरी कोई पिक्चर देखा ना कि जिसमें क्या देखा, परमाणु परमाणु पिक्चर देखा है? सैटेलाइट वो सैटेलाइट क्या करते हैं, पूरे पूरे भारत ये भारत के ऊपर ऑब्जर्व, पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड के ऊपर वो क्या करते हैं, ध्यान रखने का काम करते हैं, कहाँ पे कुछ गलत मूवमेंट हो रही है क्या. हाँ, तो इस तरह से ऊपर के जो सैटेलाइट बिठाए गए हैं तो ये अपना काम करते हैं. सो सैटेलाइट नेविगेशन और सतनव सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ सैटेलाइट दैट प्रोवाइड ऑटोनोमस
geospatial positioning with globe coverage, and it allows small electronic receiver to determine their location, जैसे कि latitude and longitude and altitude to within a few meters using the signals transmitting along a line of sight by radio from satellites. So receiver calculate the precise time as well as position, which can be used as reference for scientific experiments, and a satellite system with globe coverage may be termed a global navigation satellite navigation system, और जिसे GNSS कहा जाता है, Global Navigation Satellite Navigation System. So as per October 2011, only the United States NOSTAR Global Positioning System and Russian GLONASS were fully globally operational GNSS, and China is in the process of expanding its regional video navigation system into the Global Compass Navigation System by 2020. Then the European Union's Galileo pointing systems is a GNSS is initial development phase and scheduled to be fully operational by 2020. At the earliest, number of other countries including France, Japan, India are in the process of developing regional navigation system. ये सारे कंट्रीज क्या है कि अपने जो 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 सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम्स हैं, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स उनका ट्राई चालू है, उनके डिस्कवरी चालू है. तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखते हैं तो इनके यूजेस क्या है और इनके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं. तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इन क्लाइमेट एंड वेदर फॉरकास्टिंग. जस्ट इमेजिन दैट अगर सैटेलाइट नहीं होगा तो आजकल देखो न्यूज़ में ये बताया जाता है कि बारिश, अगर कल से बारिश हो रही है, 5 दिन से बारिश हो रही है, तो कब से होगी, कब तक होगी, ये सारे हमें पहले ही बताया जाता है. उस तरह से हम अपना शेड्यूल करते हैं. अगर जिस दिन न्यूज़ में बताया जाता है कि नेक्स्ट 5 डेज बहुत जोरों से बारिश होने वाली है, तो हम लोग घर से निकलते हैं क्या? नहीं. सो इस तरह से वेदर फॉरकास्टिंग मीन जैसे कि हीट बढ़ रही है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो हमें पहले से ही पता चलता है ड्यू टू द वेदर फॉरकास्टिंग. So the concept of weather forecasting is very ancient one, and since centuries humans have been making attempts to read the skies for any possible rain, storm, sunshine and climate. अगर ऐसा कुछ भी होने वाला है तो पहले से ही साइंटिस्ट हमें बताते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हमें बताते हैं. So early instrument जो है वो some of the instruments that were used to access weather condition before some advent of technology were barometer, thermometer, hygrometer and anemometer and rain gauges. ये सारे किसके ऊपर आते हैं, किसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलते हैं? तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं. सो उनकी उसके साथ ये अटैच रहते हैं. सो ओल्ड एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट बेसिक कंसेप्ट रिमेन द सेम. अगर ओल्ड इंस्ट्रूमेंट एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट देखते हैं ना तो बेसिक कंसेप्ट सेम है, बट इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ कर इस तरह करके ये इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं. तो डाटा इज नॉट नाउ कलेक्टेड एंड प्रोसेस एट हायर रेट. पहले क्या होता था कि ओल्ड इंस्ट्रूमेंट में डाटा ज़्यादा जल्दी से जल्दी नहीं करे, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एट अ टाइम कलेक्ट नहीं होता था, बट आजकल बहुत ज़्यादा जगह का बहुत ज़्यादा डाटा क्या किया जा सकता है, कम से कम समय में कलेक्ट हो रहा है. द क्वालिटी ऑफ डाटा कलेक्शन हैज़ कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड. द लेवल एंड रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन हैज़ इंक्रीज मल्टीफोल्ड. So it is now easier to issue and communicate a piece of critical information in public or private interest. Another one is the weather forecast. So a climate prediction can be made only after taking into account whether the condition all over the world की वेदर कंडीशन वर्ल्ड की किस तरह से है वो हमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से समझ में आता है. इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर ओनली अप टू 5 days इन एडवांस. 5 दिन के पहले का जो भी प्रिडिक्शन है वेदर का वो साइंटिस्ट हमें बता सकते हैं. ग्लोबली कलेक्टेड डाटा इज प्रोसेस्ड इन सुपर कंप्यूटर्स एंड एनालाइज यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल. जो भी डाटा मिलता है वो डाटा सुपर कंप्यूटर्स में डाला जाता है, उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं और बाद में जो भी वेदर फोरकास्टिंग है वो हमारे तक पहुंचाया जाता था. सो मॉडर्न वेदर टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखते हैं तो मॉडर्न डे वेदर फोरकास्टिंग इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस. सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट इंक्लूड जैसे कि रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स हैं टू मेजर थिंग दैट आर मोर देन 100 किमी अवे फ्रॉम द स्कोप ऑफ रडार्स. रडार से 100 किलोमीटर स्पेस तक का जो भी रिमोट सेंसिंग है वो इनके जरिए किया जा सकता है. एडवांस रडार्स में इनका यूज़ किया जाता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का. इंस्ट्रूमेंटल बलून्स के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से समझ में आता है
वेदर सैटेलाइट जो है वो वेदर सैटेलाइट्स वेदर प्रिडिक्शन का काम करते हैं, और ये सारी चीज़ें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। देन कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स अगर हम लोग देखते हैं तो इंटरप्रेट डाटा इंटरप्रिटेशन किया जाता है, प्रोसेस एंड मॉडल एटमोस्फियरिक प्रोसेसेस है, मेक प्रिडिक्शन एंड फॉरकास्टिंग की जाती है, कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मैप्स एंड 3 डायमेंशनल मॉडल्स में बनाया जाता है, देन communicate the process information to mass media interference। ये सारी चीज़ें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। तो अलग अलग टाइप के वेदर सैटेलाइट में भी क्या है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, देन पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखते हैं तो इट्स ऑर्बिट एट द सेम स्पीड एज द अर्थ एंड रिकॉर्ड डाटा फ्रॉम अराउंड 35,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। अर्थ से 35 किलोमीटर 1000 तक का जो एरिया है, इसका जो डाटा कलेक्शन का काम है ऑर्बिट में, वो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करते हैं। देन पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट देखते थे, इसमें these are used to obtain the closer view as they orbit at lower altitude। क्या किया जाता है, तो क्लोजर डाटा पाने के लिए पोलर ऑर्बिट का यूज किया जाता है। सो यूज ऑफ सैटेलाइट इन क्लाइमेटिक डिजास्टर मैनेजमेंट। सैटेलाइट का यूज कहाँ पे किया जाता है, क्लाइमेटिक डिजास्टर मैनेजमेंट की। अगर कोई डिजास्टर आने वाली है तो उसका प्रिडिक्शन पहले से ही पता जाता है, लोगों को पहले से ही सावधान अब किया जाता है, ताकि लोगों का जो लॉस है किसी भी डिजास्टर की वजह से वो कम से कम हो जाए, जान मान की हानि ना हो। इसके लिए ये जो वेदर प्रिडिक्शन का काम करने वाले जो सैटेलाइट्स हैं वो बहुत ही यूजफुल है, एंड दीज आर ऑल आर इम्पोर्टेंट ड्यू टू दी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग मैपिंग वगैरह करते हैं, तो ये सारा नेक्स्ट जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसमें भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जिसमें अगर आपकी बुक में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है ना, जीपीएस सिस्टम नहीं है, फिर भी हम लोग 2 मिनट में देखते हैं कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो मैप मोर एंड मूव लेस, मीन्स एक जगह से हम लोग किसी दूर के एरिया का या दूर की जगह पे एक जगह पे बैठकर उसको मैपिंग कर सकते हैं, विदाउट मूविंग उसे मैपिंग कर सकते हैं। And another one, the global positioning system is currently the only fully functional global navigation satellite system। जैसे अभी हम लोगों ने सैटेलाइट इसमें देखा। देन मीडियम और ऑर्बिट एंड लोकेशन स्पीड एंड डायरेक्शन, इसके लिए क्या किया जाता है, जीपीएस सिस्टम का यूज किया जाता है। सो जीपीएस सिस्टम के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो मिलिट्री में जीपीएस सिस्टम को यूज किया जाता है, जैसे कि कोई क्रूज मिसाइल से एंड प्रिसिजन गाइडेंस म्यूटेशन है, तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है, जीपीएस सिस्टम का यूज किया जाता है। क्योंकि मिसाइल दागने के लिए ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। देन ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में भी हमें इसका यूज देखने के लिए मिलता है। इट कैन बी इक्विप्ड विद जीपीएस रिसीवर्स एट अ फैक्ट्री और एज मार्केट आफ्टर मार्केट इक्विपमेंट एंड यूनिट्स आफ्टर often display moving maps and information about location, speed, direction and nearby streets and landmarks। हाँ, ऑटोमोबाइल्स में देखो बहुत ज़्यादा जगह पे आप भी अगर कहीं पे जा रहे हो तो आप गूगल मैप ओपन करते हो ना। हाँ, या तो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स में भी आजकल ये गूगल मैप की सिस्टम बताई रहती है, ऑटोमोबाइल्स में तो ये भी, एज वेल एज एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम यूजुअली डिस्प्लेज अ मूविंग मैप। एयरक्राफ्ट में इस तरह के मूविंग मैप जो है वो दिखाई देते हैं। जैसे कि हम लोग जस्ट इमेजिन दैट मूविंग मैप, इट मीन जब हम गूगल मैप करके अगर किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस पे जाना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी ओपन आवर गूगल मैप, दैट इज मूविंग मैप। डू यू अंडरस्टैंड? सो एंड आवर ऑफन कनेक्टेड टू ऑटो पायलट फॉर एन रूट नेविगेशन। तो एयरक्राफ्ट में इतने ऊपर जाने के बाद नीचे का इतना क्लियरली नहीं दिखाई देता, तो ऐसे कंडीशन में ऑटो पायलट को जो नेविगेशन है वो नेविगेशन एन रूट करने के लिए ये जीपीएस सिस्टम को यूज किया जाता है। एज वेल एज बोट्स एंड शिप्स में भी इस तरह की जीपीएस सिस्टम बिठाई जाती है, एज वेल एज हेवी इक्विपमेंट्स एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड द ब्लेड्स एंड बकेट्स फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मीन्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में भी ये सब बिठाया जाता है। देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जब बनाई जाती है तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, बड़ी बड़ी मशीनरी यूज की जाती है, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। देन ऑल्सो बाईसाइकिलिस्ट जो रहते हैं ना, those are also using that global positioning system। another one is the hikers in the climbers जिसे हम ट्रेकर्स कहते हैं ना, ट्रेकिंग के लिए जब लोग जाते हैं, अगर वो कहीं पे गुम हो जाते हैं या रास्ता कहाँ पे उनको उनका एक्चुअली
वो कहाँ पे है, उनकी पोजीशन कहाँ पे है, ये देखने के लिए ये जीपीएस सिस्टम का वो यूज करते हैं, एज वेल एज सर्वेइंग के लिए, सर्वे के लिए, किसी जमीन का सर्वे हो, मार्केट का सर्वे हो, किसी चीज का सर्वे हो, तो यहाँ पे भी ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को यूज किया जाता है. अनदर वन इज द मैपिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. मोस्ट मैपिंग ग्रेड जीपीएस रिसीवर्स use the carrier wave data from only the LI frequency but have a precise crystal oscillator which reduces errors related to receiver clock jitter and is allow the positioning errors on order of 1 meter or less in real time. Another one the geographies and geologists. जो जियोलॉजी का स्टडी करते हैं, जियोग्राफी का स्टडी करते हैं, इन्हें ये भी क्या करते हैं, तो इसका यूज करते हैं. जैसे होल्केनो या क्रस्टल डिस्प्लेसमेंट है, या तो होल्केनो इरेप्शन वन होने वाला है, तो इन सारी चीज़ों में ये जीपीएस सिस्टम को यूज किया जाता है. अनदर वन इज मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन. अपने जितने भी मोबाइल चलते हैं, मोबाइल के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो पूरी की पूरी जीपीएस के ऊपर चलती है. अनदर वन इज इमरजेंसी एंड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो है, जिसमें अगर टोपोलॉजी है, रेडियो लोकेशन है, असिस्टेड जीपीएस है, इसमें भी क्या किया जाता है, तो जीपीएस सिस्टम को यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज एयरक्राफ्ट पैसेंजर. अगर आपने कभी प्लेन से ट्रैवल किया है तो आपके सामने कभी कभी ऐसी स्क्रीन रहती है जिसमें आपकी पोजीशन, कितना डिस्टेंस पार किया है, कितना डिस्टेंस पार करना है, ये इस तरह से मूविंग मैप वहाँ पे देखने के लिए मिलता है. अनदर वन इज जीपीएस ट्रैकिंग. ट्रैकिंग के जो ट्रैकर्स रहते हैं, ट्रैकर्स भी जीपीएस सिस्टम का यूज करते हैं. वेदर प्रिडिक्शन में उनका इम्प्रूवमेंट्स में यूज किया जाता है, स्काई डाइविंग में इसको यूज किया जाता है, एज वेल एज मार्केटिंग में भी इसको यूज किया जाता है. जो नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. So the present era is the era of information technology, and the information technology which the world have experienced the last 50 years has emerged communication. क्या देखने के लिए मिलता है, हमें बहुत सारे जो चेंजेस है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से देखने के लिए मिलते हैं. हम लोग ये जो कम्युनिकेशन है वो चीपर एंड क्विकर बनाया गया है, और इसका एक में जो टेक्नोलॉजी वो ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है. सो ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसके इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं. सो सबसे पहले जो है वो टेली कम्युनिकेशन. वन सेकेंड. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूजेस कौन कौन से हैं या एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं. तो जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे वो है टेलीकम्युनिकेशन. क्या है टेलीकम्युनिकेशन? इज द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज एंड इंफॉर्मेशन, एंड दिस टर्म यूज टू रिफर टू टेलीफोन, फैक्सेस एक्सेट्रा. हाँ, तो जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, देखो आईटी सेक्टर इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि हम लोग आज फेस टू फेस इतने दूर से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं लेक्चर ले रही हूँ. इट्स ऑल पॉसिबल ड्यू टू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. वी कैन talk with each other. We can see to our another relative who is not near to us, and who is in abroad में फिर भी हम लोग उसको फेस टू फेस देख सकते हैं. और ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से. सो द टेलीफोन इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट अ मॉडर्न बिजनेस हाउसेस कैनॉट फंक्शन. एवर सिंस ग्राहम बेल, जो टेलीफोन है, ये टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने. सो मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल एट अवे प्लेसेस टू गेट कनेक्टेड, and the telephone become an important for business and social communication, and it is used to exchange urgently needed information, to make appointments, to place business orders, and establish valuable business contacts. The next one is the, however, telephonic communication has certain limitations. It depends totally on voice or convey the message. टेलीफोनिक कैसा है, टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन होता है ये कैसे होता है, तो खाली हम लोग फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, तो खाली हमारा वॉइस के ऊपर से ही हमारा जो मैसेज है वो कन्वे होता है. देन नेक्स्ट जो इन्वेंशन है इसका वो है फैक्सेस. द फैसाइल मशीन स्कैन्स अ प्रिंटेड पेज. हम लोग जो मैसेज देते हैं ना, वो मैसेज प्रिंट होकर फैक्स से निकलता है. सो कन्वर्ट्स इट टू सिग्नल एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स, and over a telephone line to receiving fax machine
although the faxes have been available for many years. फैक्सेस पहले अभी अभी क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है, इंटरनेट चालू है, देन व्हाट्सएप है, तो इजीली हमारे मैसेज जा रहे हैं। बट पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो फैक्स मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट in that time. So the latest fax machine use digital transmission which make it possible to use the computer program as a receiver. And these new fax machines are much faster than old ones. पहले से ज़्यादा आजकल की जो fax machines हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो ज़्यादा एडवांस है। फिर नेक्स्ट वन है कि टेली कॉन्फ्रेंसेज, जैसे टेली कॉन्फ्रेंस आजकल हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, किसकी वजह से पॉसिबल है? टेली कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो आईटी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में जो इन्वेंशन आए हैं इसकी वजह से। सो टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज रैपिडली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी and that will eventually change the way companies do business. And this newly developed technology allow high quality video images and personal conferencing system that operate on individual PCs. हर एक individual PC से operate करके ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो की जाती है। देखो आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जितनी भी मीटिंग होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती है। हम लोग आज जो फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं और वीडियो बाय वीडियो हम लोग बात कर सकते हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से ही हो रहे हैं। देन नेक्स्ट वन है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स नहीं, जस्ट इमेजिन दैट इफ देयर इज नो मोबाइल। हाँ ना। हाँ हाँ, घर में कोई अगर बैठा है फिर भी कोई अपनी गर्दन जो है ऊपर नहीं करता है ना। हम्म। अगर घर 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 में कोई अगर अगर भी बैठा है ना, तो हम लोग ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, ऐसा है। पहले क्या होता था कि जितने भी पीपल है घर में, अगर कोई मेहमान आते थे तो उनसे बात कर, आजकल फैमिली में घर में आने के बाद भी लोग क्या नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की से बात नहीं कर रहे, रास्ते पे चलते हैं तो भी फिर भी उनकी मुंडी और अपने हाथ से वो फोन पे बात करते करते चलते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें वो तो है, एक साइड है, बट एक मोबाइल फोन्स की वजह से एक इम्पोर्टेंट थिंग आ गई है कि आप एक दूसरे, आप मेरे से बात कर सकते हो, आप दूर के रिश्तेदार से बात कर सकते हो। पहले क्या होता था, किसी के साथ किसी को कुछ मैसेज देना पड़ता था बाय हैंड रिटर्न, और वो 4-5 दिन में पहुंचेगा, फिर वो उसका रिप्लाई आएगा ऐसा। बट वी आर नाउ कम्युनिकेटिंग क्विकली एंड फेस टू फेस। So these all are happened due to the communication, information and communication technology. Also we send SMS, short messages by that technology. hmm? SMS सेंड करते हैं ना, और ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है? तो एसएमएस की जो फैसिलिटी है ये भी हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से मिले हैं। सो द शॉर्ट मैसेजेस सर्विस इज अवेलेबिलिटी टू सेंड द रिसीव टेक्स्ट एंड मैसेजेस फ्रॉम मोबाइल टेलीफोन्स, एंड दिस टेक्स्ट मे बी इन द फ्रंट ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ अल्फाबेटिक कॉम्बिनेशन। आजकल तो क्या अलग अलग तरह के फेसेस भी सेंड किए जाते हैं मैसेजेस में भी। देन नाउ न्यू टेक्नोलॉजीज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसे सीडीएमए कहा जाता है, एंड टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सीडीएमए आर टेकिंग प्लेस ऑफ जीएसएम, and CDMA is being improved. Technology provides the additional edge over GSM because it has more speed and better voice and clarity, better power management, and to enhance battery life and large talk time. देन अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितने भी इन्वेंशन आए हैं किसकी वजह से आए हैं? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 लोगों का काम, 100 लोगों का काम अकेला एक कंप्यूटर कर रहा है। And the computer is the head and heart of information technology. So since it has brought a great change in communication facilities for various purposes, then computer is an electronic device which processes the information given to it and gives the desired results. So it accepts, stores and processes the data as per the instructions and communicates the information output at the great speed. So the fax, voicemail, e-communication, email, mobile phones, video conferencing, etc. are common computer-based media of communication. देन नया जो इन्वेंशन आया कंप्यूटर के बाद वो था इंटरनेट। इंटरनेट जब से आया तब से बड़ों छोटों से लेकर, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों बूढ़ों तक सारे सारे लोगों का लाइफ ही चेंज हो गया। आजकल जो बच्चा जन्म में आता है
जैसे ही 1-2 महीने का आता है उसके हाथ में उसको मोबाइल दिखाया जाता है। जैसे ही बैठना लगता है तो वो मोबाइल, जब खाना है तब भी मोबाइल चाहिए उसको। और ये मोबाइल के ऊपर वो गाना देखना पसंद करता है, यूट्यूब देखना पसंद करता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं वो देखना पसंद करते हैं। तो ये दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू दी इंटरनेट, एज वेल एज बहुत सारे वर्क वर्क में आजकल जितनी भी बैंकिंग की सर्विसेज हो, एटीएम हो, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो रही है? तो नेटवर्क की वजह से पॉसिबल हो गए। सो मेनी सर्विसेज आर नाउ प्रोवाइडेड ऑन इन द इंटरनेट, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग है, जॉब सर्चिंग है, परचेसिंग टिकट्स है, फॉर रेलवे रिजर्वेशन है, एयरवे रिजर्वेशन है, फेवरेट मूवीज के टिकट्स आपको बुक करने हैं, होटल्स में बुकिंग करना है। एज वेल एज इंटरनेट हैज आल्सो हेल्प us the development of e-commerce. You do shopping sitting at home with help to internet facilities through e-commerce. Another one is the email. So email refers to messages sent over computers and includes everything from casual notes and messages to friends to multimedia presentations sent across the world. ईमेल के जरिए कोई भी मैसेज हम लोग फ्यू सेकेंड्स में अक्रॉस द वर्ल्ड सेंड कर सकते हैं। सो द जिसे ही ईमेल को ही इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। सो यू कैन सेंड अ मैसेज टू अ पर्सन विदाउट योर मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और नोइंग वेयर दैट पर्सन इज लोकेटेड। वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, ये ना देखते हुए आप क्या कर सकते हो, तो उसको मैसेज सेंड कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज आर कॉल्ड एज यूजर्स, की जो इलेक्ट्रॉनिक मेल को सब्सक्राइबर्स हैं इन्हें यूजर्स कहा जाता है। एंड सच यूजर कैन एक्सेस मैसेजेस ऑन हिज सिस्टम फ्रॉम हिज होम। क्या कर सकता है, जिसे भी मैसेज सेंड करना है वो अपने घर से मैसेज क्या कर सकता है, ईमेल कर सकता है, फिर वो हिज होम कर सकता है, ऑफिस, होटल, एनीवेयर यू हैपन टू बी। So the message is typed on computer screen of one end and is conveyed to the other end through electronic impulses. एक कंप्यूटर में वो मैसेज टाइप किया जाता है और दूसरे कंप्यूटर में वो भेजा जाता है। हाँ, तो इस तरह से ईमेल जो है वो ईमेल किया जाता है और ये भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही एक इन्वेंशन है और एक पार्ट है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सो इट इज़ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज। ईमेल क्या है, ईमेल की वजह से जो मैसेज है वो फास्ट जाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस कॉस्ट नथिंग और वेरी लो, उसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज आफ्टर इनिशियल सेटअप। अनदर वन, ईमेल मैसेज कैन बी सेंट साइमल्टेनियसली टू मेनी पीपल। एक ही साथ में बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। इफ बोथ द पर्सन आर साइमल्टेनियसली सिटिंग एट टर्मिनल्स, क्लैरिफिकेशन कैन बी सॉट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कन्वेड इमीडिएटली। अगर दोनों भी जिसको मैसेज भेजने वाला और जिसको मैसेज भेजना है वो क्या कर सकते हैं, अगर एक दूसरे के सामने, तो इजीली अपने जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ईमेल फैसिलिटेट्स आर paperless facilities and enable the employees to function without sitting in the office. And email is also useful in personal communication. You can communicate with your friends and relative anywhere in the world. The next one है वॉइस मेल्स। आजकल व्हाट्सएप पे हम लोग वॉइस मेल करते हैं ना, तो ये सारे भी किसकी वजह से, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन सीडी रोम डाटाबेस, कि जो भी डाटा है वो सीडी के ऊपर लिया जाता है। अनदर वन इज द पेन ड्राइव। पहले क्या होता था, सीडी का यूज किया जाता, आजकल पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं। मीन्स हमारा जो डाटा है हम लोग कहीं पे भी लेकर घूम सकते हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं है तो एट दैट टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, वो डाटा पेन ड्राइव में लेकर कहीं पे भी दूसरी कंप्यूटर पे ओपन करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल हम लोग कंप्यूटर ये जो टेक्नोलॉजी, इसमें व्हाट्सएप आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो गई है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो नए नए इन्वेंशन आ रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक। हेलो, कुछ बोलना है किसी को? चलो, सो बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर हम लोग देखते हैं तो टर्म बायोटेक्नोलॉजी रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ biological concept to develop technological alternatives for human environmental welfare। ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल वेलफेयर के लिए बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। सो इन इट जनरल स्ट्रक्चर बायोटेक्नोलॉजी कंबाइन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स,
molecular biology, chemical technology, and other related branches of science. क्या है? माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सारे बायोलॉजी और साइंस के जो फैक्टर्स हैं उनको एक साथ करके ये नई बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर नए नए जो इन्वेंशंस हैं वो किए जा रहे हैं. तो इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, मेडिसिन इंडस्ट्री एक्सेट्रा. द नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन एंड मीनिंग, बायो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसकी डेफिनेशन क्या है. So biotech application of biological concept to develop technological alternative for human and environmental welfare. So biotechnology can help us to meet the challenges of food production through scientific interventions to overcome the traditional problems such as pests, weeds, droughts, and so on. So associated with the agriculture and aquaculture. Agriculture and aquaculture में जो नए 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 इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए नए बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हो रही है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से. यहाँ में कौन कौन से एप्लीकेशन है वो हमें देखने हैं. सो पहले क्या होता है एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है. तो बायोटेक्नोलॉजी द टर्म गिवन a variety of new techniques for modifying organisms and their physiological process for applied purposes. जो जीव है, जो स्पेसीज है ना, उनको एक नया आकार, नया परिमाण प्राप्त करने की इसी वजह से किया जाता है. तो वन एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज रिकॉम्बिनेट डीएनए. देखो छोटे छोटे जीव रहते हैं या जैसे हम क्या कह सकते हैं, तो मॉलिक्यूल को यूज करके या डीएनए को यूज करके नए नए एनिमल्स बनाए जाते हैं. रिकम्बिनेट डीएनए इट मीन्स ऑर्गेनिक की जो 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 जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जो डीएनए है किसी भी एनिमल के, किसी भी स्पेसीज के, उसके उनको यूज करके इस तरह से क्या किए जाते हैं, तो डीएनए को रिकॉम्बिनेट किया जाता है और टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है. सो टुडे जॉइन द डीएनए ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस अ recombinant DNA, and scientists can then introduce this recombinant DNA into another organism, permanently changing the genetic makeup of that organism. Means दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए वो एक साथ अड़ करके लाकर एक नया ही कुछ एनिमल या नया ही कोई स्पेसीज जो है वो बनाया जाता है, ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है. सो इसे ही क्या कहा जाता है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है या तो एनिमल है ये कहा जाता है. तो समझ में आ रहा है ना. मीन्स एक एनिमल अलग है, दूसरा एनिमल अलग है, उन दोनों के डीएनए एक साथ करके वो तीसरा ही एनिमल बनाया जाता है. या कोई दो दो अलग अलग प्लांट्स है, जैसे कि आपको हाइब्रिड पता है ना. हेलो, हाइब्रिड पता है ना. हाँ, तो ये अलग अलग तरह के क्या है, तो हाइब्रिड जो चीज़ें हैं, ये हाइब्रिड चीज़ें बनाने का काम इस बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है. द नेक्स्ट वन है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. हाँ, सो एंड एग्रीकल्चर, ये बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस कौन करते हैं. सो फर्स्ट वन है कि इन एग्रीकल्चर मोर देन 40 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बिलोंगिंग टू herbicide tolerant and insect resistance categories are being raised into United States in America. अगर हम लोग देखते हैं कि आजकल ऐसे क्रॉप्स के जो बीज है, सीड्स हैं, वो सीड्स मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं कि जिनको कोई इंसेक्ट नहीं खा सकता. समझ में आया. वो इंसेक्ट नहीं खा सकता क्योंकि उसमें इस तरह के केमिकल, इस तरह से डीएनए बनाया, इस तरह से उसका डीएनए बनाया जाता है ना, कि जिसकी वजह से ये खा ही नहीं सकते. और ये इस तरह के नए नए एग्रीकल्चरल इन्वेंशंस किए जाते हैं, नए नए क्रॉप से वो हमें देखने के लिए मिलते हैं. जैसे कि यहाँ पे अगर मार्केट में देखिए आजकल चाइना के जो फ्रूट्स देखेंगे वो अजीब तरह के रहते हैं, अलग तरह के रहते हैं, जिसमें कभी कभी बीज ही नहीं देखने के लिए मिलता है. आजकल गवा हमें बहुत बड़े बड़े देखने के लिए मिलते हैं. एज वेल अलग अलग तरह के फ्रूट्स जो रहते हैं, जैसे कि पहले जो बेर रहते थे वो बेर आजकल बड़े टोमेटो के साइज के देखने के लिए मिल रहे हैं. तो ये कैसे सब हाइब्रिड है, इनमें इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके इस तरह से नया नया जो प्रोडक्ट है वो नया नया प्रोडक्ट बनाया जाता है. अगर हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर की दुनिया में स्पेशली यूएस में क्या किया जाता है, बीटी पोटैटो, बीटी कॉर्न, एसटी शुगर बीट, ये सारी चीज़ें बनाई, ये जो क्रॉप्स है ये बनाए जाते हैं. द नेक्स्ट वन है कि लाइव स्टॉक. तो एप्लीकेशन ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी मीन्स ये तो क्या हुआ एग्रीकल्चर की सेक्टर में कि अलग अलग क्रॉप्स को एक करके एक नया ही बनाया जाता है। समझ में आ रहा है एग्रीकल्चरल के इसमें मीन्स अलग अलग सीड ही ऐसे मॉडिफाइड किए जाते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कि जो ज्यादा क्रॉप्स लाते हैं। चलो नेक्स्ट है कि लाइव स्टॉक इन द सिंह जैसे कि एनिमल की दुनिया में भी इस तरह के अलग अलग डीएनए को एक करके एक नया ही एनिमल बनाया जाता है। जैसे कि चूहे बनाए गए आजकल, मंकीज के ऊपर ये जो एक्सपेरिमेंट है मंकीज के ऊपर किया है। एज वेल एज डॉली इज द फर्स्ट क्लोनिंग ममल। क्लोनिंग पता है ना, क्लोनिंग किया जाता है। इकोलॉजिकल डैमेज मीन्स क्लोनिंग करके क्या किया जाता है तो नए नए एनिमल बनाए जाते हैं। सो द डॉली इज द फर्स्ट मम्मल। एक डॉली नाम की जो शिप थी ये 1997 में फर्स्ट टाइम अलग अलग डीएनए को यूज करके एक क्लोनिंग किया हुआ डॉली नाम की शिप बनाई गई थी। और उसके बाद हाले बहुत सारे एनिमल जो है वो क्लोनिंग करके बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आजकल ह्यूमन बीइंग भी इस तरह से ही बनाए जा रहे हैं। मीन्स बच्चों में भी इस तरह से ट्रिक यूज की जा रही है। एज वेल एज बट सीन्स देन माइस, गोट्स, मंकीज, कैट्स, रैबिट, ये डॉली के बाद इतने सारे एनिमल्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। मीन्स अलग अलग दो एनिमल मीन्स सेम प्रजाति के दो एनिमल का डीएनए एक साथ लाकर उनके ऊपर प्रोसेस करके एक तीसरा ही लाइव स्टॉक बनाना। Then next one is the pharmaceuticals. So GM crops have been bred and produce pharmaceuticals in a process called the biofarming, and pharmaceutical DNA science has sponsored in generation of drugs made from human antibodies, but antibodies can be produced more cheaply by the splicing and antibodies into the genetic fabrics of plants, growing them into the fields of the extracting and purifying them. फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया में भी है क्या किया जाता है कि अलग अलग प्लांट से इन अलग अलग प्लांट्स को एक साथ लाकर क्या किया जाता है तो मेडिसिन बनाए जाते हैं। सो हीमोग्लोबिन इज बीइंग ब्रेड इनटू कॉर्न एंड सोयाबीन्स and corn bread enzymes stimulate insulin production in diabetics. Then bananas and potatoes can now deliver a dose of vaccine. एक तरह का क्या है कि इससे भी एक तरह की पोटैटो एंड बनाना से भी क्या तो एक तरह की वैक्सीन बनाई जाती है। इट हैव इंक्रीज द एक्सटेंट टू लाइपिन इन टोमेटोज विच सीम्स टू प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुई है। द नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है फूड प्रोडक्ट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूड द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर मेक ब्रेड, idli, dosa, soya sauce, dairy products like yogurt, curd, and cheese, butter, and alcoholic beverages like beer, wine, whiskey, and non-alcoholic beverages like coffee and tea. So apart from the above use, biotechnology is also used to sewage treatment, production of biogas and fertilizers. बायोगैस एंड फर्टिलाइजर्स ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया जाता है। Then improvement of animal speed and production of organic acid, enzymes, vitamins, and antibiotics, vaccines, as well as अलग अलग तरह के हार्मोन्स जब चेंजेस होते थे उसके ऊपर बनाए जाने वाले मेडिसिन, ये सारी चीज़ें फूड प्रोडक्ट्स से यहाँ पे क्या बनाए मीन्स बनाते हुए देखने के लिए मिलते हैं। मीन्स कभी कभी ना ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं कि जिनमें जिसकी वजह से पेशेंट रिकवर हो जाता है, बट उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। फूड प्रोडक्ट्स अगर के बारे में हम लोग देखते हैं कि आजकल पैकेजेस में फूड जैसे कि ग्रीन पीस मार्केट में मिलते हैं। ग्रीन पीस अगर नॉर्मल पीस रखेंगे हम लोग बाहर तो रहेंगे क्या? नहीं। तो फिर ऐसे कंडीशन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये जो फूड को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए फूड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स के साथ साथ ही हमें ऐसे जैसे कि चिकन्स हैं, चिकन भी आजकल पैकेज में देखने के लिए मिलता है कि जो अगर हम लोग पैकेट्स में लाकर वो खा सकते हैं। देन रैपर्स में मिलने वाले जो फूड आइटम्स है कि जो हम लोग बड़े अच्छे तरह से खा रहे हैं, इसमें भी लॉन्ग लास्टिंग इन सारी चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग टेस्टी
बनाने का काम बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर किया जाता है। देखो ऐसे ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं और ऐसे फूड आइटम्स रहते हैं कि उसका कलर हमें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जैसे कि चाइनीज आइटम है और एनी अदर थिंग्स है कि उनको देखने के बाद हमारे मन को ऐसा लगता है कि अरे नहीं ये हमें खाना चाहिए। बट ये खाना जो टेस्टी लॉन्ग लास्टिंग बनाने का काम जो है ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या है तो पॉसिबल हुआ है। हाँ, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है। बट ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इस बायोटेक्नोलॉजी को रेजिस्टेंस भी है, लोग विरोध भी करते हैं इसको। क्या करते हैं विरोध या जैसे रेजिस्ट भी करते हैं। भाई पीपल आर रेजिस्ट टू इट। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखते कि यूएसए यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस अनाउंस दैट देयर इज नो एविडेंस जीएम फूड्स आर अनसेफ टू इट। बट बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो फूड है ये फूड हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि पैक फूड आता है, जैसे कि चिकन आता है, जैसे पैक चिकन आता है, तो ये सारा हमारे लिए क्या नहीं है, अच्छा नहीं। सो फूड्स आर अनसेफ टू इट एंड इट डिड हाउएवर इंसिस्ट दैट rigorous monitoring of future research must be maintained. So some people fear that GM products may have unforeseen effects in the nature. ये जो GM फूड है ना इसका हमारे शरीर के ऊपर अच्छा क्या नहीं होगा, तो अच्छे के लिए हमारे अच्छा नहीं होगा। सो इन 2000 जीएम कॉर्न हैड बीन अप्रूव्ड फॉर कैटल बट नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कैटल के लिए जो कॉर्न है ना जीएम कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न जो बनाया गया वो कैटल के लिए बनाया गया, बट ह्यूमन बीइंग की कंजम्पशन के लिए नहीं। सो द कॉर्न कंटेन्स gene that causes the plant to produce a substance that is toxic to corn borer insect pest, and this gene found in over 25% of the corn growth in the United States and reduces the need of pesticides, but fear of unknown and unintended side effects has triggered widespread controversy। कि ये जो चीजें जिसमें केमिकल, देखो ये सब बन रहा है तो ऑब्वियसली इसमें केमिकल वगैरह यूज करते होंगे, क्योंकि अगर कोई भी आइटम लॉन्ग लास्टिंग रहता है, जैसे कि आप कोक वगैरह पीते हो, पता है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हो। हाँ, तो जब ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना तो ऐसे ही आप एक बॉटल में पानी भर के रखो 8 दिन, क्या होगा देखो, पियोगे क्या वो पानी 8 दिन के बाद? नहीं पी सकते ना। अकेले का ही मुझे आवाज आ रहा है, दूसरे लोग सुन नहीं रहे क्या? सो वो पानी 8 दिन का पानी अगर हम लोग एक 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 जगह पे अगर हम लोग भर के रख। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? जब किसी बॉटल में या किसी घर घर के इसमें टंकी में पानी आप भर के रखो 8 दिन, आप वो पानी पी सकते हो क्या बाद में? 8 या 15 दिन अगर उसको कुछ नहीं करोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे। एम आई राइट? हाँ, हाँ, तो अगर आप ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहते हैं ये कितने कितने दिनों से ऐसे रहते, तो अपने आप रहते हैं क्या ये? कभी आप फैक्ट्री में गए हो, कोका कोला वगैरह ऐसी फैक्ट्री में गई हो, कभी फील्ड विजिट किए हैं? आईवी वगैरह के टाइम पे एक्चुअली क्या होता है पता है, ये जो बॉटल्स रहती है या जो ये जो खाना लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए इसमें पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स को यूज किया जाता है, इसलिए उसमें जीव वगैरह नहीं बनते हैं और वही हम लोग बड़े प्यार से पीते हैं। हम्म, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मीन्स इसके लिए क्या है, कुछ लोग इसको रेजिस्ट करते हैं। सो इन 2001 साइंटिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया inadvertently created a modified mouse-pox virus that destroys the animal's immune system, and this scientific breakthrough may lead to better understanding of AIDS, but it may also inspire new developments in biowarfare. Then major food manufacturers, supermarkets and fast food chains have already stopped stocking food with GM ingredients, and European insist that GM foods, जिसे genetically modified food कहा जाता है, be labeled
but Americans oppose labeling as unnecessary frightening. There are, however, no clear definition of what GM means, and for example, are hogs that have been for GM corn necessarily GM hogs. So some opponents of GM food have been labeling things that are not GM but naturally and organic and which terms and dispute. इट मीन्स क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं ये इसका अपोज करते हैं कि ये हमारे लाइफ के लिए हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आजकल हमें कैंसर का रेशो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कहीं ना कहीं पे। इसके लिए ये सर में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड नहीं है बट इस तरह का केमिकल और से भरा हुआ खाना जो है वो क्या है तो हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। चलो नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी जब हम देखते हैं तो डेफिनेशन so definition of nanotechnology is defined as the study and use of structure between a nanometer and 100 nanometers in size. So application of nanotechnology या इसके अगर application देखते हैं तो कौन कौन से nanotechnology में देखो nanotechnology के जो ये जो रहते हैं ना स्ट्रक्चर जो रहता है ना तो एकदम स्मॉल रहते हैं। स्मॉल इट मीन्स नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर इन साइज। 1 नैनोमीटर क्या है 100 नैनोमीटर के साइज में हमें एक स्ट्रक्चर जो है अणु का वो देखने के लिए मिलता है। एक आइटम में 100 नैनोमीटर, जस्ट इमेजिन दैट एक अगर आइटम है तो उसमें उसके भी कितने पार्ट्स होते हैं 100 नैनोमीटर्स इन साइज। सो वो एकदम छोटे होने के कारण क्या होता है तो मीन्स वेट से वो हल्का होता है और जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पे इनको यूज़ किया जाता है। तो साइंटिस्ट हैव बीन स्टडिंग एंड वर्किंग विद द नैनो पार्टिकल्स फॉर कंट्री but centuries, but the effectiveness of their work has been hampered by their inability to see the structure of nanoparticles. In recent decades, the development of microscope capable of displaying the particles as well as small as atoms has allowed scientists to see what they are working with. Means नैनो के पार्टिकल जो रहते हैं वो इतने छोटे रहते हैं कि जिसकी वजह से वो मेडिसिन में भी इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। जो चीज़ें बनाई जाती है उसके में उसमें भी इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। जिसमें अगर फर्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन तो मेडिसिनल दुनिया में क्या कहाँ पे यूज़ किया जाता है तो नैनो टेक्नोलॉजी रेड यूज टू हेल्प टू ट्रीट कैंसर एंड पैरासिस्टिक इन्फेक्शन parasitic infection. Some drugs are manufactured as nanoparticles which are thought to be more easily absorbed into body because their size. कि नैनो पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं स्मॉल रहते हैं तो हमारी बॉडी में इजीली वो डिजॉल्व हो जाते हैं। इसलिए ये नैनो पार्टिकल्स का यूज जो है वो मेडिसिन में किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स विद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज are used in some hospital equipment and magnetic nanoparticles are used to diagnose condition avoiding to risk of surgery. Another one smart drugs with the use of nanotechnology. नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके स्मार्ट ड्रग्स बनाए जाते हैं। ये स्मार्ट ड्रग्स अगर हम लोग देखते तो यहाँ पे कैसे होता है कि एक कुछ मीन्स अगर हम लोग देखो हमारा सर दर्द होता है जब हम मेडिसिन लेते डॉक्टर्स हमें मेडिसिन देते हो तो हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है। अगर हमें स्टमक पेन है तो एट दैट टाइम व्हेन डॉक्टर्स गिव्स अस मेडिसिन दैट टाइम इट्स अफेक्ट्स ऑन आवर स्टमक एंड द स्टमक पेन इज स्टॉप्स देयर। ये कैसे पॉसिबल होता है कि हमारे किसी भी शरीर का एक पार्ट अगर अफेक्ट हो रहा है जिसके तो वो प्रॉपरली जाकर उसी के ऊपर वो क्या करता है दवा बन के वो काम करता है। तो इसे ही स्मार्ट ड्रग्स कहा गया है। अनदर वन इज द नैनोटेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर मेडिसिन कि नए नए जो फ्यूचर इन्वेंशंस हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या किए जा रहे हैं तो बनाए जा रहे हैं और इसके ऊपर रिसर्च जो है वो रिसर्च स्टार्ट है। जैसे कि ब्रेन इश्यूज है फर्टिलिटी इश्यूज है तो इसके देन रेस्पिरेशन सॉरी रिपेरेशन ऑफ सेंसेस है तो इसमें भी क्या है इसके ऊपर जो मेडिसिन बनाए जा रहे हैं उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। The next one is cell and bone regeneration with nanotechnology. Nanotechnology का यूज करके सेल एंड बोन का रीजनरेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट वन है नैनोटेक्नोलॉजी एंड कैंसर। कैंसर को हील करने के लिए कैंसर को ट्रीट करने के लिए नैनोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उससे बनने वाले मेडिसिन को यूज किया जाता है। अनदर वन इज द नैनोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी। फार्मेसी में जो नए नए मेडिसिन बनाए जाते हैं
ये नए नए मेडिसिन बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है. Some sunscreens contain nanoparticles designed to make them clear rather than chalky. Then also Wilkinson sword razors have carbon nanocoating, with the company claims keep the blade sharper for longer. जो जो विल्किंसन ब्लेड है, वो कंपनी क्या क्या क्लेम करती है कि ये ब्लेड कैसा है, शार्पर, ज़्यादा देर तक वो लॉन्गर एंड शार्पर मीन्स शार्पर रहता है. तो ये यहाँ पे क्यों किसका यूज़ किया जाता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें, क्योंकि क्या है कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो नैनो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो उनका वेट कम होता है, तो वेट कम होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको यूज़ किया जाता है. फिर आपका फ्रिज बनाना है या इलेक्ट्रिकल वायर से इसमें नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं. फूड में भी नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं. फ्यूल सेल्स में भी इसको यूज़ किया जाता है. सोलर सेल्स में इसको यूज़ किया जाता है. बैटरीज बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. एज वेल एज स्पेस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि फ्लाइट्स वगैरह या एरोप्लेन बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये नानो पार्टिकल्स वेट में हल्के होने के कारण इससे बनने वाली चीज़ें जो है वो वेट में हल्की बनती है, इसलिए स्पेस फ्लाइट्स के लिए वगैरह इसको यूज़ किया जाता है. देन नानो पार्टिकल्स के साथ साथ में फ्यूल्स बनाया जाता है, क्लीनर वाटर क्लीनर किया जाता है, एज वेल एज केमिकल सेंसर्स जो है वो केमिकल सेंसर्स में इसका यूज़ किया जाता है. स्पोर्टिंग गुड्स, देखो बैट्स वगैरह बॉल्स वगैरह वो वजन से हल्के हो, हाँ, तो इसके लिए ये नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. फैब्रिक्स, कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो वेट में कम हो ताकि हमें कंफर्ट आ सके, तो इसके लिए ये भी फैब्रिक्स बनाने के लिए इस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. Am I audible? ओके, सो आज हमें यही रुकना है. 127 हो गए ना. नेक्स्ट लेक्चर मेरा रिटर्न कल हमारा 8 to 10 की होगा लेक्चर. यस. हेलो हेलेन. आई मैंने किसी को कर दिया है ना, मैंने किसी को शेयर शेयर किया ना हेलेन. हाँ, ये मॉड्यूल 3 मैंने शेयर किया है किसी को. ओके, देन आई विल शेयर आफ्टर सम टाइम. आई विल शेयर टू समवन. हेलेन, आई विल शेयर यू. Then you share on the group. Then you share on the unofficial group. Okay. हाँ. Okay. Then we all discuss this in next lecture. जो भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट एंड फिफ्थ लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर और क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे. आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं. ओके. ओके, बाय. कौन से ग्रुप में, इट मीन्स?